नीट के लिए बेसिक जूलॉजी आज हम देखेंगे। थोड़ा ऊपर से देखेंगे, ज़्यादा डेप्थ में, ताकि जब जाएंगे तब थोड़ी आसानी हो। इसमें रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन और कोऑर्डिनेशन कवर होंगे। पहले आ जाएंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, जो कि है 5 स्टेप प्रोसेस। रेस्पिरेशन समझने के लिए हमें एनवायरनमेंट को समझना होगा, जहाँ की सब गैसेस होते हैं। अगर हम लंग्स लेते हैं, लंग्स हमेशा एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। ये जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में, इसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं उसे हम कहते हैं इंस्पिरेशन, और जब देते हैं एनवायरनमेंट को वापस, उसको कहते हैं एक्सपिरेशन। ये स्टेप 1 5 स्टेप प्रोसेस का स्टेप 1 ब्रीदिंग हो गया। लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो जाते हैं फिर ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स का जो ऑक्सीजन है, ये जो प्रोसेस है लंग्स से ब्लड वेसल्स का, उसे हम बोलते हैं स्टेप 2 एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। वो ऑक्सीजन फिर जाते हैं सेल या टिश्यू पे, जहां ऑलरेडी फूड मौजूद होता है। फूड के साथ ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, जिसका एज अ रिजल्टेंट हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक होता है, इसलिए वो फिर से ब्लड में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेप 3 ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। यानी गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है खून के जरिए। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको स्टेप 4 इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू फिर जाता है लंग्स में, और लंग्स थ्रू एक्सपिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अगर ऊपर से देखें, जब हम डेप्थ में ये चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बहुत इजी होगा समझने में, ये 5 स्टेप्स और डेप्थ एंड डिटेल्स में। पर अगर ऊपर से देखें, एनवायरनमेंट से लंग्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो कि ब्लड में, खून में दे रहे हैं। वो ऑक्सीजन लंग्स खून से जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू ले रहे हैं, ताकि वो ऑक्सीजन से फूड को, जो फूड ऑलरेडी मौजूद है सेल या टिश्यू में, उसको ऑक्सीडाइज कर सके। उस फूड ऑक्सीडेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी आते हैं। एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेल एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल का जो भी काम होता है, जो डिफरेंट काम असाइन किया जाता है सेल को, जो हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वो करने में एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं। पर उसमें हार्मफुल CO2 भी आ जाते हैं, जो कि फिर से ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं, और ब्लड वेसल्स थ्रू वो फिर लंग्स पहुंच जाते हैं, एंड बाय दैट वो निकल जाते हैं एनवायरनमेंट में एक्सपिरेशन के थ्रू। एक क्वेश्चन बुक में भी आता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस क्या है। ब्रीदिंग का डेफिनेशन यही होता है कि वो सिर्फ लंग्स और एनवायरनमेंट का गैसियस एक्सचेंज है। यानी वो लंग्स से ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ब्रीदिंग का सिर्फ यही काम है, जहां की रेस्पिरेशन का काम हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक जीव में एनर्जी चाहिए फूड ऑक्सीडेशन के लिए। इसलिए ये 5 स्टेप प्रोसेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी होता है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस पढ़ने के लिए थोड़ा लंग्स भी पढ़ना पड़ेगा। ये है लैरिंग्स, जो कि हम ऑल्सो साउंड बॉक्स बोलते हैं। लैरिंग्स का जो ओपनिंग है उसे हम कहते हैं ग्लॉटिस।
ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, उसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिक्स। लैरिंक्स के ठीक नीचे है ट्रैकिया, जो कि 10 to 12 सेंटीमीटर के होते हैं और स्ट्रेट ट्यूब होते हैं। ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाते हैं फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। ट्रैकिया डिवाइड हो गया लंग्स पे, वो फिर प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर स्मॉलर डिविजन में, ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम, ये छोटे छोटे जो डिविजन्स है उसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, जिसका हर एक काम हम डिटेल्स में चैप्टर पढ़ने के टाइम पढ़ेंगे। ये है राइट लंग्स, ये है लेफ्ट लंग, और अंगूर के गुच्छे जैसे हर एक ब्रोंक्यूल्स के नीचे एल्वियोलाई रहते हैं। इसको कहते हैं हम एल्वियोलाई, जो 300 मिलियंस इन नंबर होते हैं, जो कि लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी होते हैं। इसका काम ये होता है कि ये लंग्स का सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा देते हैं। जब सरफेस एरिया बढ़ते हैं तब गैशियस एक्सचेंज लंग्स और ब्लड का भी, जब लंग्स बढ़ जाते हैं सरफेस एरिया, तो गैशियस जो एक्सचेंज होते हैं ब्लड और लंग्स का वो बढ़ जाते हैं, और गैशियस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड जब सरफेस एरिया बढ़ जाते हैं, उसका मतलब ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन। अब हम जो खाना खाते हैं बक्कल कैविटी से, तब ये एपिग्लॉटिस जो कि फ्लैप लाइक है और फ्लेक्सिबल है, वो ये ग्लॉटिस को मास्क कर देते हैं, वो ढक देते हैं। इसके कारण खाना नहीं पहुंच पाते यहाँ। बट जब हम बात करते हैं तब एपिग्लॉटिस अप एंड डाउन मूव करते रहते हैं। इसकी वजह से खाना यहाँ आके अटक जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्यूब पर, और तभी हमारी जो कफिंग है, जो खांसते हैं, वो शुरू हो जाता है। इसलिए हमें मना किया जाता है खाने के टाइम नहीं बात करने के लिए। इसका जो डिटेल्स है डिसऑर्डर्स, डिजीज और रेस्पिरेशन का, वो हम बाद में चैप्टर्स के टाइम, चैप्टर के डिटेल्स जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू। नीट बेसिक जूलॉजी का सेकेंड पार्ट, सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। सर्कुलेशन मतलब किसी जगह से शुरू हुआ और अलग अलग जगह घूम के वापस लौट के उस जगह पे जाना इज सर्कुलेशन। यहां हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है एंड देन ब्लड हर अलग अलग जगह और ऑर्गन्स शरीर के जाके फिर वापस हार्ट में आ रहा है। दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन। उसको हम सर्कुलेशन बोल रहे हैं। पर व्हाट इज द नीड टू सर्कुलेट बॉडी फ्लूइड्स? ये जो बॉडी फ्लूइड्स है उसको सर्कुलेट करने की जरूरत क्या है? बॉडी फ्लूइड्स यानी मेन है ब्लड एंड सेकंड लिम्फ। ये सर्कुलेट कर रहा है ब्लड को, और कौन करा रहा है? हार्ट। सर्कुलेट करने की जरूरत अगर हम एग्जाम्पल टिश्यू और सेल से देखें, क्योंकि टिश्यू और सेल है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो फॉर्म भी करता है और काम भी करता है, उसको बनाता भी है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को और उनका काम भी करता है। उसे हम कहते हैं टिश्यू और सेल। हर एक टिश्यू और सेल को काम हमेशा करना पड़ता है, और उसके लिए उसको चाहिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से फूड, डाइजेस्टेड फूड, एनर्जी, और वो भी लाके देता है ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसका डक्ट नहीं है, वो डक्टलेस है, वो रिलीज करता है हार्मोन जो कि मैक्सिमम बॉडी रेगुलेशन करता है। वो हार्मोन डायरेक्ट रिलीज होता है ब्लड पे,
और थ्रू ब्लड वो हार्मोन जाता है टिश्यू यानी सेल पे। फिर लंग से ऑक्सीजन जाता है टिश्यू और उस ऑक्सीजन से जो डाइजेस्टिव फूड है वो मिला के ऑक्सीडेशन होता है और फिर जो बाई प्रोडक्ट्स है CO2, वाटर, एनर्जी यूज हो जाता है पूरा सेल एक्टिविटी में और जो CO2 है वो फिर वापस आ जाता है लंग से बाहर आने के लिए। और ये जो पूरा गैसियस एक्सचेंज लंग्स और टिश्यू में हो रहा है वो भी होता है ब्लड से। मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो वेस्ट प्रोडक्ट टिश्यू में बनता है वो आता है, वो जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस वो आ जाता है किडनी में ताकि वो बाहर आ जाए। वो भी टिश्यू से किडनी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो भी जाता है ब्लड से। पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड इज इक्वल्स टू हार्ट। ये हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हार्ट को असाइन किया हुआ है कि हार्ट तुझे ब्लड को इतने प्रेशर से पंप करना है कि हर एक सेल पे ब्लड पहुंचे। अगर एक सेल कंप्लेन किए कि मुझे कम अमाउंट ब्लड सप्लाई हुआ, उसका मतलब हार्ट अपना काम करने में फेल हुआ। दैट मीन्स हार्ट फेलियर, बट दैट डजंट मीन डेथ। हार्ट फेलियर का मतलब डेथ नहीं होता है। वो हम चैप्टर्स के डिटेल्स जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अगर हम हार्ट को देखें, स्ट्रक्चर को देखें, तो अपर पार्ट को हम बोलते हैं एट्रिया एंड जो लोअर पार्ट है उसे हम कहते हैं वेंट्रिकल। बाएं में है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रिया, दाहिने में है राइट आर्ट्रिया, राइट वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल को जो पार्टीशन डिवाइड कर रहे हैं, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल को जो डिवाइड कर रहे हैं पार्टीशन, उसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। एट्रिया को जो बाएं और दाएं में डिवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया में, उसे हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। और वेंट्रिकल को जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में डिवाइड करते हैं, जो पार्टीशन है जो डिवाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। जो वेंट्रिकल को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर रहे हैं जो पार्टीशन, उसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। अब राइट साइड में जो एट्रिया और वेंट्रिकल का ओपनिंग है, इस पार्टीशन का जो ओपनिंग है ताकि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा सके, वो 3 फ्लैप से बने हुए हैं। वो ओपनिंग 3 फ्लैप से है, इसलिए हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये राइट का है। लेफ्ट में 2 फ्लैप से बने हैं। लेफ्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल ओपनिंग फॉर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, 2 फ्लैप्स है, दैट इज कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व। उसके लिए 2 फ्लैप्स है, दैट इज व्हाई वी कॉल बाइकस्पिड वाल्व। उसे हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। एंड राइट में 3 है, दैट इज व्हाई ट्राइकस्पिड वाल्व। अगर हम साइज देखें, वेंट्रिकल इज बिगर देन एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल इज बिगर देन राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया इज बिगर देन लेफ्ट एट्रिया। तो द साइजेस सबसे बड़ा है लेफ्ट वेंट्रिकल, देन राइट वेंट्रिकल, देन राइट एट्रिया एंड देन लेफ्ट एट्रिया। अगर साइज देखें हार्ट का, तो एक क्लिंच्ड फिस्ट मतलब एक मुट्ठी की तरह है और उसका वेट है 250 to 300 ग्राम। नीट बेसिक जूलॉजी का तीसरा पार्ट है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है कि शरीर के हर एक सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी से वहां से बहुत सारी वेस्ट मटेरियल बनते हैं। वो वेस्ट मटेरियल होते हैं टॉक्सिक, विष।
वो टॉक्सिसिटी घटाने के लिए जाते शरीर में खतरा ना हो उन सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, जो कि है नाइट्रोजनस वेस्ट। तो एक्सक्रेशन का मतलब है नाइट्रोजनस वेस्ट को शरीर से निकालना। नाइट्रोजनस वेस्ट 3 प्रकार के हैं, एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ये नीट में बार बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट में से। वो है एमोनिया। मोस्टली जो पानी में रहते हैं वो सब ऑर्गेनिजम्स का एमिनोटेलिक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, उसमें विष सबसे कम होते हैं, सबसे ज्यादा एमोनिया में, सबसे कम यूरिक एसिड में। ये नीट में बहुत बार पूछा गया है। एग्जाम्पल क्या होता है? बर्ड्स, रेप्टाइल्स और उन एनिमल्स में जिसमें यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उनको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिक एसिड आता है इसलिए यूरिकोटेलिक। और जिसमें यूरिन के थ्रू यूरिया निकलता है उसको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक। यूरिन के थ्रू यूरिया निकलता है उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक, जैसे कि ह्यूमन। पर यहां सेल से सीधा यूरिया नहीं बनता, तो क्या होता है? ये एक सेल है, सेल में मेटाबॉलिज्म हुआ और उससे बना एमोनिया। एमोनिया यहां डायरेक्ट यूरिया नहीं बना, मेटाबॉलिज्म से क्या बना? एमोनिया। एमोनिया फिर लिवर में जाके कन्वर्ट होता है यूरिया में। लिवर में जाके एमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में, और एमोनिया का यूरिया में कन्वर्शन जो होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। एमोनिया का यूरिया में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। फिर लिवर में बना हुआ जो यूरिया है वो जाता है किडनी में, और फिर एक्सक्रीशन के थ्रू से वो यूरिया निकल जाता है। तो फिर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी। और किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो बनाता है और सब जो काम करता है, वो जो यूनिट ब्लॉक यूनिट है वो है नेफ्रॉन। 2 किडनीज होते हैं और एक एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। नीट बेसिक जूलॉजी का आखिरी टॉपिक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मतलब रेगुलेट करना, कोऑर्डिनेशन मतलब देखते हैं। सपोज अगर आपने दौड़ना या एक्सरसाइज करना शुरू किया तो आपका मसल एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगा। दौड़ने से, एक्सरसाइज करने से, आप बैठे हुए थे, फिर दौड़ने से और एक्सरसाइज करने से मसल का जो एक्टिविटी है वो चालू होगा, वो तेज होगा, वो बढ़ेगा। और मसल एक्टिविटी बढ़ते ही जो एनर्जी डिमांड है, जो एनर्जी चाहिए वो और बढ़ेगा। जितना काम करेंगे उतना ज्यादा मसल एक्टिविटी होगा और उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो भी राइज करेगा। एनर्जी के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, वही एनर्जी देगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी से ही एनर्जी आता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के जो रिजल्टेंट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं, उससे ही एनर्जी आता है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी चाहिए, फूड को भी सिंथेसिस प्रोडक्शन की जरूरत है। फूड प्रोडक्शन सिंथेसिस जितना ज्यादा होगा उतना ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा और उससे ही एनर्जी आएगा एज अ रिजल्ट। ऑक्सीजन बढ़ने से ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और हार्ट बीट रेट भी बढ़ेगा। जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, फूड सिंथेसिस या जो प्रोडक्शन ऑफ फूड हो रहा है, उससे अगर वो बढ़ रहा है तो फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो वेस्ट मटेरियल है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि फूड सिंथेसिस बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बढ़ेगा। और इसके लिए किडनी के ऊपर जो लोड है
वो भी बढ़ेगा। तो ये जो पूरा काम है एक दूसरे के ऊपर से पूरा एक के ऊपर जो कोऑर्डिनेट करके पूरा जो प्रोसेस हो रहा है, इसको हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और एक एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई मच्छर हमें काटे तो वो जो सिग्नल हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं, फिर ब्रेन सिग्नल देते हैं हाथ को, और हाथ फिर मारते हैं मच्छर को। तो ये जो प्रोसेस है वो एक दूसरे के ऊपर कोऑर्डिनेट करके होता है, पूरा वाइडली स्प्रेड है। तो ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा शरीर को कंट्रोल करता है, वो फॉर्म है एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम से। एंडोक्राइन सिस्टम हमने पढ़ा है कि वो रिलीज करता है हॉर्मोन्स और उसमें कोई भी डक्ट नहीं है। और नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स करता है न्यूरॉन्स के थ्रू। वो जब हम चैप्टर्स डेप्थ में पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि कैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। एंडोक्राइन सिस्टम स्लो है, धीरे है, बट बहुत देर तक टिकते हैं। नर्वस सिस्टम वही बहुत फास्ट काम करते हैं बट शॉर्ट लिव्ड है, कुछ ही टाइम के लिए वो काम करेगा। एंडोक्राइन सिस्टम वाइडली स्प्रेड है, मतलब वो बहुत सारे जगह पूरा शरीर में उनका हार्मोन का जो काम है वो करता है। और नर्वस सिस्टम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट से एक पॉइंट स्लो शॉर्ट टाइम के लिए वेरी फास्ट वैसा काम करता है। आई होप ये जो आखिरी चैप्टर था, टॉपिक था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद जब हम डेप्थ में चैप्टर्स पढ़ेंगे दैट विल बी बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू।